नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं IBC 24। मैं हूं आपके साथ आकांक्षा पांडे। शाम के 7 बज रहे हैं और वक्त हो गया है पावर प्राइम का, मेरा मध्य प्रदेश का। मध्य प्रदेश की हर बड़ी खबर का पूरा अपडेट आपको मिलेगा इस बुलेटिन में। शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। पूर्व जेडीएस सांसद प्रज्वल रेवन्ना को उम्र कैद। शुक्रवार को रेप केस में कोर्ट ने ठहराया था दोषी, मेड का किया था शोषण। 9 दिन के विवाद के बाद NIA कोर्ट से ननो को मिली जमानत। ह्यूमन ट्रैफिकिंग के आरोप में हुई थी गिरफ्तारी, जेल से हुई रिहा। भोपाल MD ड्रग्स मामले में एक और एक्शन। शारिक मछली के तालाब के ठेके कैंसिल करेगा प्रशासन। शारिक की 100 करोड़ की अवैध संपत्ति पर पहले हो चुकी है कार्रवाई। मध्य प्रदेश में अवैध निवासियों के खिलाफ कार्रवाई जारी। जबलपुर में अफगानी नागरिक को किया गिरफ्तार, तो कटनी में पकड़े गए बांग्लादेशी को किया गया डिपोर्ट। ग्वालियर में स्कूल बना कचरे का डंपिंग सेंटर। कैंपस में लगा पशुओं का जमावड़ा, बच्चों में फैला संक्रमण, फिर भी नहीं हो रही है कार्रवाई। बलौदा बाजार के स्कूल में छात्रों को खिलाया गया कुत्ते का जूठा खाना। 78 बच्चों को लगवाया गया एंटी रेबीज का डोज। विधायक संदीप साहू ने मुख्यमंत्री को लिखा पत्र। और मेरा मध्य प्रदेश की शुरुआत करेंगे। घुसपैठियों पर प्रहार एक्शन लगातार। जी हां, देश भर में अवैध रूप से दूसरे देशों से आने वाले घुसपैठियों पर एक्शन जारी है, इसलिए तो हम भी कह रहे हैं घुसपैठियों पर प्रहार एक्शन लगातार। मध्य प्रदेश में इससे जुड़े हुए 2 मामले सामने आए हैं। इन दोनों ही मामलों के बारे में आपको पूरा अपडेट देते हैं। पहला मामला जबलपुर का है, जहां MP ATS ने अफगानी नागरिक सहित सोहबत खान को गिरफ्तार किया है, जो पिछले 10 साल से अपनी पहचान छुपाकर जबलपुर में रह रहा था। इसके साथ ही इसकी मदद करने वाले एक आरक्षक दिनेश गर्ग को भी गिरफ्तार किया गया। ये वन आरक्षक बताए जा रहे हैं जो कलेक्ट्रेट में पदस्थ थे। साथ ही महेंद्र कुमार भी ATS की गिरफ्त में है, जो पोस्ट ऑफिस के पासपोर्ट विभाग में काम कर चुका है। दूसरा मामला कटनी का आप देख रहे हैं। यहाँ एक बांग्लादेशी नाबालिग को पुलिस ने हिरासत में लिया है। उसके बाद उसे विदेश मंत्रालय की मदद से वापस बांग्लादेश भेजा गया। तो जबलपुर से जो घुसपैठिया पकड़ा गया उसका पूरा अपडेट आपको बताते हैं। MP ATS यानी कि एंटी टेररिज्म स्क्वाड ने अफगानी नागरिक को गिरफ्तार किया है, जो 10 साल से जबलपुर में अपनी पहचान छिपा करके अपना भेष बदल कर रह रहा था। पूरा मामला क्या है, स्पेशल रिपोर्ट में देखते हैं। जबलपुर में ATS ने अफगानी नागरिक सोहबत खान को गिरफ्तार किया। सोहबत खान पिछले 10 साल से फर्जी पहचान के साथ शहर में छिपा था। ATS को 1 सप्ताह की ठोस निगरानी के बाद ये कामयाबी मिली है। पूछताछ में पता चला कि सोहबत 20 अफगानी नागरिकों के लिए फर्जी पासपोर्ट बनवाने की तैयारी में था। ATS को छापेमारी में फर्जी पासपोर्ट और 10 लाख रुपए के लेन देन के सबूत मिले। जांच में पता चला कि सोहबत ने पश्चिम बंगाल के 2 अफगानी नागरिकों के लिए पहले भी पासपोर्ट बनवाए हैं। पासपोर्ट बनवाने से पहले उसने आधार कार्ड में जबलपुर का पता अपडेट करवाया था। यहाँ से फ्लाइंग स्क्वाड आई सिविल ड्रेस की, सोहबत खान को यहाँ से पकड़ी ले गई। करीब करीब इन लोगों को 15-20 साल से ज़्यादा हो गया है। ये किसका खुद उनका है कि जी नहीं, किराए पे है। पुलिस उस पर पूछताछ करेगी, उसके यहाँ आने के उद्देश्य पर भी जांच पड़ताल होगी और ऐसी सभी वो गतिविधियाँ जो समाज विरोधी, राष्ट्र विरोधी, देश विरोधी हैं, उन सभी को रोकने में मध्य प्रदेश में डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी जाएगी। सोहबत खान के साथ 2 अन्य लोग दिनेश गर्ग और महेंद्र कुमार को भी ATS ने गिरफ्तार किया। ये रैकेट चलाने में मदद किया करते थे। चौंकाने वाली बात यह कि सोहबत ने अपनी पहचान छिपाकर 2015 में ड्राइविंग लाइसेंस और 2020 में पासपोर्ट भी बनवा लिया। इतना ही नहीं, उसने जबलपुर की एक महिला से शादी कर ली। ATS का मानना है कि ये गिरफ्तारी अवैध अफगानी नागरिकों के पूरे नेटवर्क को खोल कर रखेगी। जांच जारी है, जल्दी मामले में बड़े खुलासे होंगे। ये मामला न केवल जबलपुर के लिए बल्कि पूरे देश की सुरक्षा के लिए गंभीर विषय है। विजेंद्र पांडे, IBC 24, जबलपुर। और अब खबर कटनी से, जहां पुलिस ने एक बांग्लादेशी नाबालिग को कटनी रेलवे स्टेशन से हिरासत में लिया है।
पूछताछ में नाबालिग ने बताया कि वो बांग्लादेश के ढाका के गाजीपुर का रहने वाला है। उसके पिता लॉरी ड्राइवर हैं और एक्सीडेंट के बाद उसके घर में पैसों की तंगी थी। उसके दोस्त ने उससे कहा कि भारत में 40,000 रुपए मिलेंगे। इसके बाद दोनों बांग्लादेश के जयदेवपुर स्टेशन पहुंचे। यहां से ट्रेन में चापई नवाबगंज स्टेशन आए, पटरी के किनारे किनारे चलकर बॉर्डर तक पहुंचे। यहां बॉर्डर पर बांग्लादेश का बताया जा रहा है कि एक सेना का जवान मिला तो नाबालिगों ने बता दिया कि वो मामा से मिलने जा रहे हैं। इसके बाद दोनों लोहे का गेट पार करके भारत की बॉर्डर में घुस गए। ट्रेन का टिकट लेकर कलकत्ता पहुंचे। यहां दोनों की लड़ाई हो गई। इसके बाद नाबालिग लौट गया तो दूसरा कलकत्ता में ही होटल में काम करने लगा। 9 महीने बाद लौटने निकला लेकिन कटनी स्टेशन पहुंच गया। पुलिस के अनुसार नाबालिग कटनी स्टेशन में भीख मांगता था। पुलिस मुख्यालय भोपाल और विदेश मंत्रालय की मदद से बांग्लादेशी नाबालिग को पश्चिम बंगाल के नदिया में सीमानगर पोस्ट में बीएसएफ को सौंप दिया गया है, जहां से उसे बांग्लादेश सेना को अब सुपुर्द किया गया है। ये एक नाबालिग बच्चा था जो कि बांग्लादेशी था और कुछ दिन पहले जो है इसको हम लोगों ने पकड़े थे रेलवे स्टेशन से। आमिर से जो है पैसे लेन देन की बात कही। उसने 40,000 इसको देने के लिए कहा और उसने बोला कि काम करने के लिए तुमको हमारे साथ चलना पड़ेगा। और ये दोनों ही व्यक्ति जो है बांग्लादेश से निकले। इसको पुलिस ने पकड़ी और फिर बीएसएफ से कांटेक्ट करके जो है इसको बांग्लादेश की बॉर्डर में हमारी टीम ने छोड़ के आया है। और भोपाल से खबर मिल रही है, एमडी ड्रग्स मामले में एक और एक्शन की तैयारी है। शारिक मछली के तालाब के ठेके को अब प्रशासन रद्द करने जा रहा है। बताया जा रहा है कि कई जिलों में तालाब की मछली के ठेके शारिक के नाम पर है। इससे पहले शारिक की 100 करोड़ की अवैध संपत्ति पर कार्रवाई हुई थी, बुलडोजर चला था। अब पूर्व कलेक्टर को भी कुछ अनियमितताएं मिली हैं। शारिक मछली एमडी ड्रग्स मामले के आरोपी यासीन का रिश्तेदार है और जल्द ही शारिक मछली के तालाबों के ठेके को निरस्त करने की कार्रवाई की जाएगी। कार्रवाई शुरू कर दी गई है, लेकिन बच्चों की पढ़ाई बुरी तरह प्रभावित हो रही है। इसमें 83 ग्रामीण क्षेत्र के और 19 शालाएँ नगर निगम क्षेत्र की जो चिन्हित करी हैं, जो कि जर्जर हैं, और यहाँ वैकल्पिक व्यवस्था करके अपन ने अन्य जगह शैक्षणिक व्यवस्था कर दी है कि उन भवनों को सीलबंद कर दिया। उनके गिराने की कार्रवाई नगर निगम और ग्रामीण क्षेत्रों में जनपद के माध्यम से, पंचायत के माध्यम से की जा रही है। मुंबई की एनआईए कोर्ट ने मालेगांव ब्लास्ट केस पर 17 साल बाद फैसला सुनाते हुए 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। लेकिन मध्य प्रदेश के शाजापुर जिले के दिलीप पाटीदार का 17 साल बाद भी कोई अता पता नहीं है। एटीएस ने दिलीप को पूछताछ के लिए इंदौर से उठाया था, जो आज तक घर ही नहीं लौटा है। पूरा मामला क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। मेरा तो सरकार से ये कहना है कि सब बरी हो गए तो मेरा पति कहाँ है। मालेगांव ब्लास्ट में शामिल सभी आरोपियों को न्यायालय से बरी कर दिया गया है, लेकिन शाजापुर जिले के ग्राम दुपाड़ा निवासी दिलीप पाटीदार का 17 साल बाद भी कोई अता पता नहीं है। दिलीप की पत्नी पद्मा पाटीदार और उसका बेटा आज भी दिलीप के लौटने का इंतजार कर रहा है। 17 साल पहले 10 नवंबर 2008 को मालेगांव ब्लास्ट में मुंबई एटीएस की टीम दिलीप पाटीदार को पूछताछ के लिए लेकर गई थी। तब से ही दिलीप की कोई जानकारी नहीं है। परिजनों ने बताया कि 17 नवंबर 2008 तक एटीएस की हिरासत में रहे दिलीप से मोबाइल पर बातचीत होती रही। उसके बाद एटीएस ने दिलीप को छोड़ने की बात कही, लेकिन दिलीप पाटीदार आज तक अपने घर नहीं पहुंचे। दिलीप की पत्नी पद्मा ने केंद्र सरकार से अपने पति को लौटाने की गुहार लगाई है। इंदौर से लेके गई थी भैया और घर से ही उठा के लेके गई थी। जब वो लेके गए थे उस दूसरे दिन मेरी बात हुई थी तो बोला था कि मेरे को ये बॉम्बे लेके आए हैं और पूछताछ करके मेरे को छोड़ देंगे। कर रहे हैं भैया, इंतजार तो करेंगे, मरते दम तक ही करेंगे। परिजनों ने इसके लिए न्यायिक लड़ाई भी लड़ी। इंदौर हाईकोर्ट में दिलीप की तलाश के लिए परिजनों ने अपील भी की, लेकिन कुछ हासिल नहीं हुआ। सुप्रीम कोर्ट में अभी भी क्षतिपूर्ति के लिए मामला विचाराधीन है। बेटे हिमांशु भी अपने पिता के आने का इंतजार कर रहे हैं। सरकार से यही मांग है कि कुछ हमारे लिए मदद करे, पिताजी को ढूंढने में मदद करे और एटीएस वालों पे जानकारी, उनकी जानकारी निकाले कि क्या करा क्या नहीं करा। सुप्रीम कोर्ट मानहानि का साथ में ढूंढने का जानकारी दे उसकी क्या हुआ। अदालत ने सबूतों के अभाव में साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर, कर्नल पुरोहित समेत 7 आरोपियों को बरी कर दिया है। लेकिन शाजापुर जिले के दुपाड़ा निवासी दिलीप पाटीदार कहां है, किस हाल में है, एटीएस ने उनके साथ क्या किया, इन सवालों के जवाब का इंतजार पाटीदार परिवार आज भी कर रहा है। सैयद आफ्ताब अली,
IBC 24 शाजापुर। राजधानी भोपाल के दानिशकुंज इलाके में एक मकान तोड़ने को लेकर विवाद हो गया। मकान पर IAS मंजूषा राय ने अपना मालिकाना हक जताया, वहीं JCB लेकर पहुंचे दूसरे पक्ष ने अपने नाम रजिस्ट्री होने का दावा किया। IAS मंजूषा राय फिलहाल शिक्षा विभाग में उप सचिव पद पर हैं। IAS का आरोप है कि JCB लेकर पहुंचे गुंडों ने मकान को तोड़ना शुरू कर दिया। हालांकि मामले की खबर सुनकर मौके पर पहुंचे प्रशासनिक अधिकारी ने जब IAS मंजूषा राय से पेपर मांगे तो वो मालिकाना हक के पेपर नहीं दे पाई। फिलहाल IAS अधिकारी के विरोध के बाद भी मकान तोड़ने की कार्रवाई जारी रही। वहीं दूसरी तरफ दोनों ही पक्ष मीडिया के सामने कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। मौके से जायजा लिया IBC 24 संवाददाता हरप्रीत कौर रीन ने। राजधानी भोपाल के दानिशकुंज में एक IAS का मकान जबरदस्ती बदमाशों द्वारा तोड़े जाने का मामला सामने आया है। इस वक्त हम मौजूद हैं उसी मकान के सामने। ये मकान बताया जा रहा है जिस पर दावा किया है IAS मंजूषा रॉय ने। मंजूषा रॉय का कहना है कि ये मकान उन्होंने खरीदा है, लेकिन अब इस मकान को कोई और अपना मालिकाना हक बताकर तोड़ रहा है। इस मकान को लेकर जमकर विवाद भी हुआ है और अब इस पूरे मामले में पुलिस और प्रशासन की टीम जब यहाँ पर पहुंची तो हालांकि मंजूषा रॉय कोई पुख्ता दस्तावेज यहाँ पर उन्हें नहीं दिखा पाई जो मालिकाना हक से संबंधित थे। देखा जा सकता है कि मकान को तोड़ने की जो कार्रवाई है वो यहाँ पर की जा रही है। फिलहाल प्रॉपर्टी विवादों में आ गई है और खुद प्रशासनिक अधिकारियों ने ही दोनों पक्षों को कोर्ट जाने की सलाह दी है। फिलहाल ये बताया जा रहा था कि ये प्रॉपर्टी IAS मंजूषा रॉय की और बदमाश जबरदस्ती इसमें घुसे और इसे तोड़ने की कोशिश की, लेकिन देखा जा सकता है कि इसे लगातार तोड़ा ही जा रहा है। फिलहाल यहाँ पर ना तो अब IAS मंजूषा रॉय हैं, ना ही वो पार्टी है जो इसे तोड़वा रही है, लेकिन मकान तोड़ने का जो काम है वो लगातार जारी है। फिलहाल इस पूरे मामले को लेकर सनसनी फैल गई, लड़ाई झगड़े तक की यहाँ पर नौबत आ गई, लेकिन अब दोनों ही पक्ष कैमरे के सामने कुछ भी बोलने के लिए तैयार नहीं है। कैमरामैन दीपक पाटीदार के साथ IBC 24 भोपाल से हरप्रीत कौर रीन। इंदौर में हथियार लहराते हुए दादागिरी दिखाना बदमाशों को महंगा पड़ गया। तलवार लहराते हुए बदमाशों ने रील बनाई थी जो कि सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हुई। मामला आजाद नगर थाना क्षेत्र के मूसाखेड़ी इलाके का है। इसमें आपने देखा किस तरह से युवक गलियों में खुलेआम हथियार लेकर घूमते नजर आ रहे हैं और जैसे ही वीडियो वायरल हुआ पुलिस ने तुरंत संज्ञान लेते हुए कार्रवाई की, इन्हें सबक सिखाया। आजाद नगर पुलिस ने 4 युवकों को चिन्हित किया, उनके खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत मामला दर्ज किया, गिरफ्तार किया और आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि हथियार आखिर कहां से आए और उनके पीछे कौन लोग हैं। तो 2 तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। पहले देर रात गलियों में ये आवारागर्दी गुंडागर्दी करते हुए सामने आए थे, तलवार लहरा रहे थे, लोगों को डरा रहे थे और उसके दूसरे दिन आप देखिए किस तरह से इनका पूरा टशन निकाला पुलिस ने। एक दिन पहले गुंडागर्दी और दूसरे दिन आप देखिए किस तरह से कान पकड़कर उठक बैठक लगा रहे हैं और अब दुहाई दे रहे हैं कानून की कि हमने जो किया है गलत किया है। आप इस तरह से रील बना करके टशन बिल्कुल भी ना दिखाएं, वरना टशन किस तरह से पुलिस निकालती है उसकी तस्वीर आपके सामने। इधर विदिशा में 2 पड़ोसियों के बीच विवाद इतना बढ़ गया कि एक पड़ोसी ने गुस्से में आकर दूसरे पड़ोसी के घर नागिन छोड़ दी है। सुनने में आपको भी हैरानी होगी, लेकिन आप सोचिए लड़ाई हो जाती है तो पड़ोसी के घर में नागिन छोड़ दी जा रही है। जब पड़ोसी परिवार ने नागिन को मार डाला तो उसने सांप उनके घर के सामने छोड़ दिया। जानकारी के मुताबिक मामला रंगियापुरा का है, जहां आशू खान का अपने पड़ोसी हाफिज कुरैशी से विवाद हो गया। हाफिज आए दिन शराब के नशे में आकर गाली गलौज करता था। शुक्रवार की रात आरोपी ने आशू के घर पर नागिन छोड़ दी। घबराए आशू के परिवार ने नागिन को मार डाला तो उसके तुरंत बाद ही आरोपी ने घर के सामने जहरीला सांप छोड़ दिया। पड़ोसियों ने उस सांप को पकड़ लिया। घटना के बाद आशू अपने साथ सांप को लेकर थाने पहुंचा और पड़ोसी के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। तो बहुत जहरीले सांप छोड़ता है और विवाद बहुत टाइम से कर रहा है। और पिछले इतवार को भी अभी 1 हफ्ता हो गया, इसने बोला था कि मैं गैया कटवा के हिंदू मुस्लिम विवाद करवाऊंगा, बड़ा विवाद करवाऊंगा। गंदा गंदा बोला, उसकी वीडियो भी है। बहुत से टाइम इसकी रिपोर्ट भी डाल चुके हम, 3-4 महीने से इसकी रिपोर्ट भी डल रही, कोई कार्रवाई नहीं हो रही, पुलिस भी कोई कार्रवाई नहीं कर रही। मध्य प्रदेश में सड़कों के धंसने का सिलसिला लगातार जारी है। 1 नहीं 2 नहीं बल्कि दर्जनों सड़क ग्वालियर की धंस चुकी है।
सबसे ज्यादा जो रोड धसी है वो महल रोड की रही, लेकिन अब वीवीआईपी रोड यानी कि होटल सेंट्रल पार्क के सामने की रोड भी धसक गई है। तस्वीरें आपकी टीवी स्क्रीन पर। इस रोड का रास्ता कलेक्टर, एसपी और सांसद के बंगले तक जाता है। सोचिए, ये उस रोड के हाल हैं जो रास्ता आपको कलेक्टर, एसपी ऑफिस और सांसद के बंगले तक ले जाता है, तो दूसरे रोड के क्या हाल होंगे अंदाजा आप खुद लगा सकते हैं। साथ ही ये जो रास्ता है हाईकोर्ट जज के बंगले का भी रास्ता है। ऐसे में ये रोड आज अलसुबह धसक गई है। इस रोड पर मूंगफली के छिलकों का ट्रैक्टर ट्रॉली निकल रहा था। जैसे ही उसने टर्न लिया और उसके बाद पूरी की पूरी सड़क धंस गई। ग्वालियर के बाद अब आपको डिंडौरी लिए चलते हैं। डिंडौरी में प्रधानमंत्री जनमन योजना के तहत जो सड़क बनाई गई है उसकी गुणवत्ता जरा ध्यान से आप देखिए। पहली भी बारिश की झेल नहीं पाई। पुलिया के आसपास आधी सड़क बह गई। ग्रामीणों ने गुणवत्ताहीन सड़क बनाने का आरोप लगाया। जर्जर सड़क होने के कारण इन्हें आवागमन में भी परेशानी होती है, लेकिन जिम्मेदार ध्यान नहीं दे रहे हैं। रायसेन के बड़ा खेत टोले गांव में ना तो सड़क है, ना पुल है और ना ही इलाज की कोई सुविधा है। बारिश आते ही साथ ये गांव टापू बन जाता है। सिलवानी से सिर्फ 15 किलोमीटर दूर स्थित ये गांव, लगभग इसमें 450 लोगों की आबादी है। बरसात शुरू होते ही ये गांव पूरी तरह जिला मुख्यालय से कट जाता है। गांव से खेरी तक का 2.5 किलोमीटर का रास्ता कच्चा है। दलदल, कीचड़ और उफनती नदी से होकर ही यहां से लोग गुजर पाते हैं। यहां गर्भवती महिलाएं खाट पर लेटकर नदी पार करती हैं और इलाज के अभाव में अब तक 2 महिलाओं की मौत हो चुकी है। इसके बावजूद प्रशासनिक अधिकारियों की लापरवाही नजर आई। ग्रामीणों ने कलेक्टर से लेकर मंत्री तक को ज्ञापन सौंप दिया, लेकिन हर बार सिर्फ आश्वासन मिला। और हमारे लिए जी समस्या है, मतलब हम गर्भवती महिलाएं, कुछ हो जाता है तो खाट पे ले जाना पड़ता है। ना इधर सड़क है, ना रोड है, ना पुल है, ना कुछ है। ये परेशानी, और हमारे बच्चे लोग जाते तो बढ़ नहीं पा रहे, शिक्षा से आगे नहीं बढ़ पा रहे। बाल बच्चे पढ़ने के लाने बड़ी समस्या खराब है। नदी पार करके कंधों पे बैठा के बच्चों के लाने उतार भी जाए, बड़ी दिक्कत है साहब। मैं सरपंच हूँ ग्राम पंचायत बटेर से, मनीष रघुवंशी मेरा नाम है। और जहाँ तक बात ये बड़े खेत की सड़क की है तो वो 3 किलोमीटर लगभग सड़क का निर्माण होना है। तो जब तक वो 3 किलोमीटर सड़क का निर्माण नहीं होगा जब तक उनकी समस्या का हल नहीं होगा। और मेरा मध्य प्रदेश में फिलहाल इतना ही। आगे देखिए छत्तीसगढ़ में क्या है खास। छत्तीसगढ़ी भाषा में नंबर 1 बुलेटिन हमर बानी हमर गोट सृष्टि पांडे के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।